सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे। जो बच्चे बैठे नहीं है बैठ जाएं, और जो बैठ चुके हैं अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है ध्वनि, यानी कि साउंड। और साउंड से रिलेटेड जो जो बातें हमने करी हैं, आई होप वो आपको समझ में आई होंगी। आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातों को रिवाइज यहाँ पर करेंगे और कुछ नई चीजों को सीखने पर फोकस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। तो चलिए, हमने स्टार्टिंग करी थी इस चैप्टर की, और स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि ध्वनि क्या होती है ना। ध्वनि को हम कैसे समझ सकते हैं। हमने ये समझाया अपने पिछली कक्षाओं में कि ऊर्जा क्या होती है ना। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में हमने चर्चा करी है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि भी ऊर्जा का ही एक रूप है। जिस प्रकार से हमने देखा है, एनर्जी ना तो बन सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार ध्वनि भी क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। ध्वनि का संचरण जो है, ध्वनि का संचरण से क्या मतलब है? संचरण से मतलब है कि जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों का समझना जरूरी है। नंबर 1, माध्यम। माध्यम क्या होता है? माध्यम वो पदार्थ होता है जहां से होकर ध्वनि संचारित होती है, यानी ध्वनि चलती है। स्रोत से ध्वनि निकलती है और जिसके तक पहुंचती है, जो उस ध्वनि को सुनता है, सुनने वाला क्या कहलाता है? श्रोता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये ध्वनि जो है कहां से होकर पहुंचती है? माध्यम से होकर। हमने बात करी है किससे होकर के गुजरती है? माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक, जैसे यहाँ साइड में एक एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है। हमने क्या करा, एक स्वरित्र को लिया। इसको क्या कहते हैं? स्वरित्र। इसको हम कहते हैं स्वरित्र। और इसको हमने एक कठोर सतह पर जोर से पीटा। जोर से पीटने पर आप देख रहे हैं इसकी जो भुजाएं हैं उनमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन, यानी कि कंपन हो रहा है। अब इस कंपन को हमने ट्रांसफर करा एक छोटे से धागे से। एक टेबल टेनिस की गेंद को बांधा, लटकाया। टेबल टेनिस की गेंद जो होती है हल्की होती है काफी, उसको लटकाया और इसका जो कंपन था स्वरित्र त्रिभुज का, इसको हम लेकर के गए उस टेबल टेनिस की गेंद के पास। हमने क्या देखा? गेंद जो है अपनी दिशा से हिल रही है, अपनी दिशा से मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह हिल रही है। इसका मतलब हमने ये समझा कि जो कंपन था स्वरित्र त्रिभुज का वो ट्रांसफर हो गया। वो किसको दे दिया गया? इस गेंद को दे दिया गया। ठीक है, और वो मूव करने लगी। चलिए, हमने बात करी है। अब हम समझते हैं कि ध्वनि का संचरण आखिर किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने क्या सीखा अभी के प्रैक्टिकल में कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने चारों ओर के जो माध्यम में जो कण होते हैं उनको ये अपना जो कंपन होता है वो ट्रांसफर कर देती है। मतलब कि अपनी एनर्जी जो है, जो अपने आसपास के पार्टिकल्स है उनको ट्रांसफर कर देती है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आप लोग उस वस्तु को तो देख सकते हैं जो कंपन करती है, लेकिन इन कणों को नहीं देख सकते। देखो बच्चों, हमारे आसपास जो है वायु है, भले ही हमें दिखती नहीं है लेकिन हम इस बात को महसूस कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि वायु है। और वायु है तो वायु में वायु के कुछ कण होंगे। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो हम जिस भी माध्यम की बात करेंगे उसके आसपास कुछ ना कुछ कण जो है जरूर रहेंगे जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई स्पीकर या फिर जब टीवी के जो स्पीकर है उसमें वाइब्रेशन होता है तो वो वाइब्रेशन उसके आसपास, जो स्पीकर जहां पर रखा है उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर जो वायु के कण हैं जो कि हमें नहीं दिख रहे हैं उनमें ट्रांसफर हो जाता है। और वो वायु के कण कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा आगे के वायु के कणों को, फिर उसके बाद आगे के कणों को, फिर उसके बाद आगे के कणों को ट्रांसफर करते जाते हैं। इस प्रकार से ध्वनि का संचरण होता है सीधी सीधी भाषा में। मतलब इस प्रकार से किसी स्पीकर से हमारे कानों तक आवाज पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज समझाई गई है कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है, यानी कि अपने चारों ओर जो उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर देती है? उनमें वाइब्रेशन पैदा कर देती है। ठीक है, और ये वाइब्रेशन जो होता है, जो भी कण इस स्रोत के संपर्क में रहेगा, स्रोत के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था कि अगर हम टेनिस की बॉल को इस स्वरित्र त्रिभुज के संपर्क में लाए थे तो ये क्या हो गया था? अपनी जगह से विस्थापित हो गया था। ठीक इसी प्रकार अगर कोई स्रोत हमारा, कोई मीडियम है, वो क्या कर रहा है, कोई सोर्स है हमारा, वो कंपित हो रहा है, मतलब कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसका वाइब्रेशन ऐसे जो कण होते हैं माध्यम के आसपास उनको ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है,
ये अपने समीप के कण, ये कण जो है, ये कण भी अपने समीप के कणों पर बल लगाते हैं, उसके कारण उसके पास वाले कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफर होते रहता है, ये कण अपनी जो ऊर्जा है इसको ट्रांसफर करते रहते हैं नेक्स्ट पार्टिकल्स को। इसके पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं और यही प्रक्रिया माध्यम में चलती रहती है। इसके फलस्वरूप ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है, इसके फलस्वरूप ध्वनि क्या होती है, हमारे कानों तक पहुंचती है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है ध्वनि के संचरण की, जिसको मैंने समझाने की और यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है कम से कम शब्दों में। ठीक है, तो इसको बार बार समझेंगे और लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि ध्वनि का संचरण जो है वो हो किस प्रकार से रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने एक और एक्सपेरिमेंट करा था। हमने क्या करा था, हमने एक जो स्वरित्र है ना, यानी कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हमने लिया और इसको हमने एक पानी के गिलास में जो फुल भरा हुआ था उसमें टच कराया। एक बार ऐसे टच कराया, ठीक है, और एक बार ऐसे इसमें डुबाया, ठीक है, और हमने देखा कि जो ट्रांसफर, ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रांसफर हो गया था पानी को। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, एक जो डिब्बा लिया था हमने, ठीक है, एक डिब्बे के मुंह पर हमने बलून बांधा, ठीक है, और बैलून के ऊपर हमने छोटा सा छेद करके एक समतल दर्पण उस पर चिपका दिया। अब समतल दर्पण पर हमने किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आने लिया। आप जानते हैं प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है तो क्या हो जाता है भाई, परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमने दीवार पर इसको परावर्तित कराया, दीवार पर देखा है प्रकाश। फिर उसके बाद हमने इस डब्बे में फूंक मारी तो हमने देखा है प्रकाश जो है जहां दीवार पे पड़ रहा था ना, वहां पर ये नाच रहा है, वहां पर ये क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो इससे हमको समझ में आया कि जो ध्वनि है उसकी वजह से, ध्वनि के जो हमारा जो ध्वनि है, ध्वनि की वजह से जो माध्यम के कण है उनमें वाइब्रेशन हुआ और वो वाइब्रेशन इसको ट्रांसफर हुआ प्रकाश को, तब जाकर के ये डांस यहाँ पर कर रही है। छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स जो है समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर आप कर पाए इनको तो कर सकते हैं। और हमने ध्वनि के बारे में बातें करी। हमने क्या कहा, जैसे तरंग होती है ना, जैसे एक तरंग होती है वेव, वैसे ही ध्वनि भी है। ध्वनि भी क्या है, एक विक्षोभ है। तो तरंग की जैसे ध्वनि भी क्या है, एक विक्षोभ है। इसमें हमको संपीड़न और विरलन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो क्या करती है, अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। धक्का देना मतलब संपीड़ित करना, प्रेस कर देना, है ना। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमारे किसी बर्तन में, है ना, हमारे किसी बर्तन में अगर कम सामान आ रहा होगा तो हम उसको कंप्रेस करते हैं, है ना। जैसे हमारे बैग होता है, एक टूरिस्ट बैग होता है, उस बैग में हम कपड़े डालते हैं। अब लास्ट में कपड़े डालने के लिए जगह नहीं होती तो हम उसको दबाते हैं। हम उसको क्या करते हैं, जो उसके अंदर कपड़े हैं उनको प्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो उसमें थोड़ा और जगह बन जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे आसपास की जो वायु है वो अपने आगे की वायु को धक्का देती है, कंप्रेस करती है। तो वो वायु में जो कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। पास आने के कारण उच्च दाब क्षेत्र बन जाएगा, इस क्षेत्र को हम संपीड़न कहेंगे। और इसके कारण इसके ठीक जस्ट बाद एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, उसको हम विरलन कहेंगे। इसको हम ऐसे डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो, जो उच्च दाब क्षेत्र होता है उसको संपीड़न कहते हैं और जो निम्न दाब क्षेत्र होता है उसको विरलन कहते हैं, ठीक है। तो माध्यम में संपीड़न और विरलन जो है तेज गति से होता है और एक सीरीज बनती है संपीड़न विरलन की। देखो ऐसे, ये देखो वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से आवाज आ रही है, ये माध्यम के कण जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र बन गया, मतलब ये क्या, कंप्रेशन। यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया, मतलब कि विरलन। यहाँ पर फिर उच्च वायुदाब क्षेत्र बन गया, मतलब कंप्रेशन। यहाँ पर फिर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया, मतलब कि रेयरफैक्शन, संपीड़न, विरलन। तो ये संपीड़न विरलन इस प्रकार की एक चेन बनती है और ये काम बहुत तेजी से होता है, बहुत इतने आसानी से नहीं होता जितने स्लोली मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ये चीज जो है, ये प्रक्रिया हमने क्या लिखी है, हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, हमने क्या लिखा है, ये जो है तेज गति से होता है, ठीक है, और इसकी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। बात समझ में आई, ठीक है। अब हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट करा था। ये एक्सपेरिमेंट करने का हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था, इसको समझते हैं। पर मैं पहले एक्सपेरिमेंट आपको समझाता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने क्या किया, हमने एक बेल जार को लिया। बेल जार मतलब कि ये जो कांच का आपको डब्बा दिख रहा है, ये बेल जार है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, इसके अंदर एक विद्युत घंटी लगाई, ठीक है, इसके अंदर, और उसको तार के माध्यम से बाहरी परिपथ से जोड़ दिया, ठीक है, अपने जो सर्किट है उसमें लगा दिया, और डिब्बे के ढक्कन को कॉर्क से बंद कर दिया, बिल्कुल टाइट। डिब्बे से एक पतली सी नली लेकर के उसको निर्वात पंप की ओर डाल दिया, मतलब कि जो क्या काम करेगी, डिब्बे के अंदर की जो हवा है उसको निकालेगी, ठीक है। अब हम निर्वात पंप को ऑन करते हैं, मतलब कि
बेल जार के अंदर की जो वायु है उसको खत्म करने का काम करते हैं। तो बेल जार के अंदर जब वायु नहीं रहती है तो उसे क्या कहेंगे हम? निर्वात। जहां पर वायु नहीं रहती है जिस माध्यम में, तो वहां पर क्या बन जाता है? निर्वात बन जाता है। तो हमने बेल जार के अंदर क्या बना दिया भाई? निर्वात बना दिया, वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम बनाने के बाद हमने क्या करा? हमने इस जो स्विच था इसको ऑन कर दिया। स्विच को ऑन कर दिया तो घंटी बजेगी। घंटी बजती तो है लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। घंटी बजती तो है लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। ठीक है। और वापस हमने इसके अंदर वायु डाल दी, इसके अंदर जो वापस से वायु डाल दी, फिर हमने बटन दबाया, घंटी बजेगी, इस बार हमें सुनाई देगी। तो ये इस बात से हमें क्या समझ में आता है? इस बात से हमें ये समझ में आता है कि ध्वनि के संचरण के लिए हमारे पास माध्यम का होना अति आवश्यक है। अगर निर्वात रहेगा मतलब कोई भी माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि का संचरण होना थोड़ा मुश्किल है, ध्वनि संचरित नहीं हो पाती है। यही बात हमने देखी है कि जब एस्ट्रोनॉट देखे होंगे आपने आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो चंद्रमा पर जाते हैं, जो वैज्ञानिक है ना, वो क्या करते हैं? अंतरिक्ष यात्री कहते हैं हम उन्हें। तो वो क्या करते हैं? वो आपस में बात करने के लिए उनके पास एक प्रॉपर सूट होता है। अगर जैसे आप और मैं सामने सामने खड़े रह करके बैठ करके बात करेंगे तो हम तो एक दूसरे की बात को बोल सुन सकते हैं सीधे सीधे। लेकिन वहां पर क्या होता है? चंद्रमा पर जो वायुमंडल है वो उसमें माध्यम में जो माध्यम के कण हैं वो इतने नहीं होते हैं कि आपकी जो ध्वनि है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसलिए क्या करते हैं वहां पर? आपको एक दूसरे से बात करने के लिए भी फोन, माइक्रोफोन जैसी टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। मतलब आप अगर आमने सामने भी बात करोगे तो फोन से ही बात कर पाओगे। ठीक है। और उसमें भी जो है आपको एक प्रॉपर सूट होता है ना। अंतरिक्ष यात्री जो है एक प्रॉपर सूट पहनते हैं। तो ये सारी चीजें हमको क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जहां पर वायु रहेगी या फिर जहां पर कोई माध्यम रहेगा वहां पर ही ध्वनि का संचरण हो सकता है, यानी कि आवाज जो है साउंड ट्रेवल कर सकती है। जहां पर वायु या फिर माध्यम नहीं होगा यानी निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ये हमारा क्या है? ये बेल जार का प्रयोग है। तो यहाँ तक की जो बातें थी आई होप वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। और आपने उनके ऊपर ध्यान दिया होगा। ठीक है। वैसे नोट करना चाहें तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। यह ध्वनि का संचरण यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव को अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं जल्दी से। इसमें हमने समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ध्वनि जो है संचरित होती है माध्यम में, एक जगह से दूसरी जगह चलती है या फिर हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से नोट डाउन करके फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चलिए, तो आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों के ऊपर काम करते हैं, कुछ नया चीज को आज की क्लास में सीखते हैं। ध्वनि तरंगे पॉइंट लिखेंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंगे होने का क्या मतलब है? अनुदैर्ध्य तरंगे होने का मतलब है इन तरंगों में इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इस बात का अर्थ हुआ कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। आगे पीछे दोलन करते हैं।
दोलन मतलब ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कण जो है कैसे जाएंगे, ऐसे आगे पीछे, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, मतलब मूल यहां पर रहेगा, इतना इसके अंदर ही वो वाइब्रेट करेगा। ऐसा नहीं कि ये कण यहां से यहां तक जा रहा है, नहीं, कण जो है अपनी एक रेंज में ही वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है, मूल स्थिति के जितना दाईं ओर उतना बाईं ओर, तो इसको बोलते हैं दोलन, ठीक है। इस प्रकार से जो है कण जो है गति करता रहेगा। अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से गति होती है, देखो ऐसे। सपोज ये है कण की रेंज, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा ये कण है, ठीक है। तो ये इधर की तरफ और इधर की तरफ गति करता है, देखो कैसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये गति करता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं दोलन करना, इसको क्या बोलते हैं, दोलन करना। मेन पोजीशन इसकी ये है, यहाँ पर ये आता है, यहाँ से लेफ्ट और राइट ऐसे जाता है। तो ऊपर नीचे मतलब क्या बोला हमने, कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। दूसरी प्रकार की तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुदैर्ध्य तरंगे तो ध्वनि ध्वनि की होती है, लेकिन एक प्रकार की तरंगे और होती है जिनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, जिनमें वह तरंगे जिनमें माध्यम के कण अपनी संचरण की दिशा, जिसमें माध्यम के कण अपनी संचरण की दिशा, कण इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, जब हमने मिटा दिया है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की लंबवत दिशा में, तरंग के संचरण की लंबवत दिशा में गति करते हैं। इस बात को किस प्रकार से समझेंगे, ऐसे समझिए इस बात को कि सपोज ध्वनि जो है इस रास्ते जा रही है, ध्वनि का संचरण सपोज ऐसे हो रहा है इस रास्ते, ठीक है। अब इसमें बीच में क्या पड़ेंगे, माध्यम के छोटे छोटे कण पड़ेंगे, ये रहे माध्यम के कण, मीडियम के कण, है ना। तो अनुप्रस्थ में क्या होगा, जो ऊपर अनुदैर्ध्य में क्या होगा, अनुदैर्ध्य में क्या बताया था, ये कण ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे, है ना, मेन पोजीशन के आगे पीछे। और अनुप्रस्थ में क्या होगा, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, लंबवत ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये बात करी हमने कि अनुदैर्ध्य तरंगों में आगे पीछे दोलन करेंगे और अनुप्रस्थ में ये लंबवत ऊपर नीचे करेंगे संचरण की दिशा के, बस इतना सही अंतर इसमें है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन कौन सी हो सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कौन कौन सी हो सकती है, आप इसमें लिखेंगे प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसके अलावा शांत जल में, अगर आप शांत पानी होगा ना, जैसे तालाब का पानी होता है, झील का पानी होता है, शांत जल में अगर आप एक पत्थर डाल दें, पत्थर फेंकने पर जो तरंग बनती है, बनने वाली तरंगे, वो भी क्या होती हैं भाई, वो भी हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे के रिलेटेड। तो अनुप्रस्थ तरंगों को बस इतना ही समझना है आपको कि अनुप्रस्थ तरंगे भी कुछ होती है, ठीक है, क्या होती है, जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है, प्रकाश तरंगे होती है,
शांत जल में अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो उसमें कैसी लहरें बनती है भाई, ऐसे बनती है, ये ऐसे गोल गोल आपने देखा होगा, पत्थर आप यहाँ पे फेंकेंगे उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल ऐसी लहरें बनती है। तो ये तो ऊपर से देखने में, अगर साइड से आप देखेंगे तो ये ऐसे रहती है, ये ऐसे किनारे से आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से रहती है। ठीक है, तो ये हमारी अनुप्रस्थ करेंगे, कभी आप इसको करके देखना तो आपको समझ में आएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में आप लोग इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस